आप लोगों को मैंने मेन चीज़ करा दी थी सेटिंग्स। ये जो वाइल्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स होती हैं, ठीक है? यहाँ पे हम क्या देते हैं, साइट टाइटल देते हैं, टैगलाइन देते हैं, और ये टैगलाइन मतलब क्या आपके मतलब आप हमारी वर्ल्ड पे आईटेक कॉलेज है ना, आईटेक है, इनका टैग है बी अपडेटेड, इनका टैग है बी अपडेटेड। इसी तरह कोई ब्रांड होगा उसका एक टैग होगा, हाँ शॉर्ट नेम। ये वाला जो ईमेल है ये वर्ल्डप्रेस का मेन ईमेल है, ठीक है? ये मेन ईमेल है, ये आप चेंज कर सकते हो। बाकी हर यूजर का अपना ईमेल होता है। यहाँ पे क्या, ये जो ईमेल है ये आपका ई कॉमर्स में यूज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट में यूज हो जाएगा, लेकिन आप कॉन्टैक्ट में भी चेंज कर सकते हो, ई कॉमर्स में भी ईमेल चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं चेंज करोगे तो वो ये वाला ईमेल उठाएगा, ठीक है? ये आपका कॉमन ईमेल है। मेंबरशिप है, अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो आपके यूजर्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। फिर नीचे है न्यू यूजर रूल, ये अभी हम नहीं कराऊंगा, जब ब्लॉक ना होगा तब। ये आपकी टाइमिंग्स आ जाती हैं, यहाँ पे हम टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। ये नीचे आपकी लैंग्वेज है, ये आप हम नहीं चेंज करते, इंग्लिश में ही करते हैं। राइटिंग है, ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की कैटेगरी अनकैटेगरी वो आ रही होती है, ठीक है? वो डिलीट नहीं होती, उसका नेम चेंज हो जाता है। राइटिंग में हम कुछ भी नहीं करते, ये एज इट इज रहता है, इसकी जरूरत नहीं होती हमें चेंज करने की। हाँ, कई लोग ये यूज करते हैं, लेकिन ये भी जो है नहीं यूज किया जाता। इससे क्या है कि हम ईमेल, यहाँ पे हम एक ईमेल दे देते हैं और उसकी डिटेल दे देते हैं, फिर हम उस ईमेल से जब ईमेल भेजेंगे ना, पोस्ट का सब्जेक्ट लिख के उस ईमेल में पोस्ट सब्जेक्ट लिखेंगे पोस्ट, और वो जब ईमेल सेंड करेंगे ना वर्डप्रेस में ऑटो हमारी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और ऑटो पब्लिश हो जाएगी, लेकिन हम इसे यूज नहीं करते। आगे आ जाता है रीडिंग्स। रीडिंग में क्या है कि आपने जो मेन पेज है उस पे आपने लेटर अपना होम पेज दिखाना है, कॉन्टैक्ट अस दिखाना है। जब वेबसाइट खुले डायरेक्टली आप चाहते हो तो पहला पेज कौन सा है? बिजनेस में तो यही होता है ना, पहले होम पेज खुलता है जिसमें कॉन्टैक्ट लिखा होता है, वो हम होम पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर ब्लॉग है तो हम उसे कहते हैं कि ब्लॉग पेज चला दो। लेकिन हमने दोनों चलाने हैं तो हम यहाँ पे फिर भी उसको ये बता सकते हैं कि होम पेज हमारा फ्रंट एंड होम ले लो और ब्लॉग पोस्ट के लिए हमारा ब्लॉग ले लो। उससे क्या होगा, जब भी हम ब्लॉग पे क्लिक करेंगे हमारी ब्लॉग्स आएंगी, होम पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है? ये क्या, ब्लॉग पेजेस शोज एट मोर। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी लेटेस्ट पोस्ट है वो कितनी आप पहली दफा दिखाना चाहते हो, 10 12 13। अगर 12 दिखाओगे मतलब आपने ये वेबसाइट खोली है तो आपकी पोस्ट आने लग गई है, ये आपने वेबसाइट खोली, यहाँ पे आपकी पोस्ट आने लगती है जी, 12 13 आपकी पोस्ट डल गई, नीचे 2 3 पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड पेज। हाँ, वो आप कह रहे थे कि पहले पेज पे हम चाहते हैं 2 10 आए, बाकी ऑटो जितनी 10 के बाद जितनी होगी उसके नीचे पेजिनेशन खुद ही लगा देगी 1 2 3 4, ठीक है? ये क्या कि लेटेस्ट पोस्ट आप पहली कितनी दिखाना चाहते हैं 10। फिर आप यहाँ पे पोस्ट की समरी दिखाना चाहते हो कि फुल टेक्स्ट दिखाना चाहते हो? हम समरी दिखाते हैं कि मतलब ये उसका टाइटल है और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। फिर वो ऑटो इसके ऊपर रीड मोड लगा देगा, रीड करेंगे तो वो सारी उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है? आगे फिर आता है सर्च इंजन, ये हमने पहले भी किया, डिस्कशन कल करा दिया। मीडिया में आपने मीडिया में क्या है, मीडिया में ये वर्डप्रेस इमेजेस का साइज क्रिएट करता है। आपने कोई एक इमेज अपलोड की है, मतलब आपने की है 10, आप सपोज कर लो आपने इमेज अपलोड की है 108 1024 और आपने की है 1800, आपने ये इमेज साइज किया। अगर तो आपने ये इमेज लार्ज साइज का इमेज सेव किया, ये तो चला जाएगा, सेव हो जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, इन तीन के इस इमेज के 3 और साइज बना देगा, 150 भी बनाएगा, 300 भी बनाएगा, जो इमेज सेलेक्ट किया उसके 3 साइजेस बना देगा, उसको इमेजेस के साइज सेलेक्ट। वो क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिव में यूज हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिव होगा छोटा इमेज उठा लेगा, लेकिन क्या वर्डप्रेस अगर ये चीज करने से हमारी क्या इमेजेस का जो फोल्डर है ना वो हो जाएगा, ज्यादा इमेजेस क्रिएट हो जाएंगे, हैवी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं, हमने ये वाला इमेज साइज भी क्रिएट नहीं करना, हमने ये वाला भी नहीं करना, इसको भी बंद अनटिक कर दो, आप इसको भी यहाँ पे 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो और इसको भी 0। इससे क्या होगा, हमारे इमेजेस के साइज क्रिएट, ये वाले 3 तो नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा भी वर्डप्रेस एक क्रिएट करता है 70 का भी करता है, 75 का भी करता है, और भी 2 3 है, 6 7 क्रिएट करता है साइज। वो आप साइजेस किससे बंद कर सकते, छोटा सा कोड मिलता है, वो आप कोड लगा दो तो वो आपके साइजेस क्रिएट नहीं होते। आप वो क्रिएट भी होने दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बंद कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद कर दोगे
तो उसका फ़ायदा ये है कि आपका इमेजेस का जो फ़ोल्डर है, आपकी डेटाबेस इमेजेस का जो फ़ोल्डर है वो हैवी नहीं होगा, आपकी स्पेस कंज्यूम नहीं होगी सर्वर में। लाइक आपकी 1 जीबी की स्पेस अगर इमेजेस की वजह से 2 जीबी हो गई है, तो वो फिर आपको नुकसान है, ठीक है? ये क्या है ऑर्गेनाइज मंथ ईयर बेस फ़ोल्डर। वर्डप्रेस क्या करता है, आपका ईयर बेस फ़ोल्डर क्रिएट करता है अपलोड के अंदर। मतलब अभी 2016 चल रहा है, एक 2016 का फ़ोल्डर क्रिएट होगा, फिर अंदर फ़ोल्डर क्रिएट होगा सितंबर का 09 के साथ। 09 के अंदर जितनी इमेजेस क्रिएट करोगे वो उसके अंदर सेव होती जाएंगे। फिर आपने नया अगला मंथ है वो ऑटो फोल्डर क्रिएट कर देगा, 10 के साथ एक नया फोल्डर ऑटो क्रिएट करेगा। आप जो 10 में अगले अक्टूबर में जितनी इमेजेस सेव करोगे वो 10 में सेव होंगे, ठीक है? ये फोल्डर मैनेजमेंट है। आप चाहे तो आप बंद कर दो या ऑनलाइन दो, बंद करोगे तो उसका नुकसान है, ठीक है? कर देगा सारी कटी कर देगा। इसे क्या हम टिक रहने देंगे। दूसरा यहाँ पे परमालिंक्स। परमालिंक्स में क्या है, ये आप डिटेल से पूछ रहे हो। बाय डिफॉल्ट परमालिंक इसकी प्लेन होती है। आप कोई वेबसाइट खोल लो, लाइक मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, शरीफ जी आ गया। अब ये वेबसाइट का ये देखो, ये तो आपका ठीक है यूआरएल। अगर मैं यहाँ से इस किसी यूआरएल पे क्लिक करूँ, अगर मैं यहाँ से अब किसी यूआरएल पे क्लिक करूँ, लाइक एसईओ पे क्लिक करूँ, तो ये क्या यूआरएल बना है, seo.php। ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे क्या खाली आना चाहिए था, एसईओ। ये यूजर फ्रेंडली है, ये एसईओ के लिए यूज होता है। अगर आप इसमें .php एक्सटेंशन लगाओगे या .id वगैरह लगाओगे तो वो आपकी जो है यूआरएल रीराइटिंग नहीं होगी, उससे आपकी एसईओ अच्छी नहीं होगी, एसईओ होती ही नहीं है। एसईओ आपकी यूआरएल रीराइट होगी तो आपकी एसईओ होगी, वरना एसईओ नहीं होती, ठीक है? बाय डिफॉल्ट अगर कस्टम कर रहे हो तो आपको कोड लिखने पड़ते हैं, एचटीएसएस की कोडिंग करनी पड़ती है, रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, तो बहुत मुश्किल है। कल आपको एक सैंपल दिखाऊंगा, ठीक है? अभी देखो वर्डप्रेस में क्या है, हम इस पोस्ट पे क्लिक करें तो ये क्या दे रहा है, p=1, पोस्ट इक्वल टू 1। ये यूजर फ्रेंडली अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ आईडी लगा रहा है और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए था, हेलो वर्ल्ड लिखा आना चाहिए था, ऐसे यहाँ लिखा डायरेक्ट यही लिखा आना चाहिए था। अभी ये क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ प्लेन। अगर आप चाहते हो कि जी यहाँ पे हमारी यूआरएल आ जाए हेलो वर्ल्ड, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप पोस्ट नेम कर लोगे। ये देखो यहाँ तक आपका जो है ये वाला एड्रेस आपका वेबसाइट का एड्रेस है, ये फोल्डर का है। जब आप ऑनलाइन कर दोगे ये फोल्डर एड्रेस नहीं होता, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। और उसमें क्या आपका होगा, पोस्ट नेम लग जाएगा। लाइक अब ये देखो हमने ये किया और हम इसे रिफ्रेश करके खोले, अब ये क्या लगा, हेलो वर्ल्ड। खुद ही इसने यूआरएल रीराइट करनी है, हमें यूआरएल रीराइट नहीं करनी है, वरना यूआरएल रीराइट करना बहुत मुश्किल काम है। लाइक अगर एग्जांपल पड़ी हो मेरे पास, ये यूआरएल रीराइट के लिए हमें ये करनी पड़ती है, ये कोडिंग करनी पड़ती है। ये खुद देखो, ये समझ आ रही है किसी को क्या कोडिंग है, मुझे भी नहीं समझ आ रही, ये कोडिंग करनी पड़ती है, ये आपको अलग से सीखनी पड़ती है, ठीक है? ये बहुत मुश्किल चीज है। ये क्या है, ये सारी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये सारी रेगुलर एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे क्या हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने कहा जी मैंने पोस्ट नेम दिखाना है तो पोस्ट नेम आ गया, ठीक है? भाई आप ये देखो वर्डप्रेस का ये फायदा देखो, आपको यूआरएल रीराइटिंग नहीं करनी पड़ती। अब ये देखो ये जो है ये यूआरएल रीराइट करनी पड़ती है, ये देखो इसमें कितनी मुश्किल है, ये कोडिंग सारी करनी पड़ती है, ये सारी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है। फिर उसको बताना पड़ता है कि जी फलां पेज आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये बहुत मुश्किल चीज है, ये तो मैनुअली है ना, मैनुअली है। वर्डप्रेस में क्या है, वर्डप्रेस में क्या है, आपको यहाँ से टिक करो आपकी यूआरएल रीराइट हो जाती है। ये कस्टम स्ट्रक्चर में भी ऐसे करना पड़ेगा? कस्टम स्ट्रक्चर में ऐसे नहीं करना पड़ता, कस्टम स्ट्रक्चर में सिर्फ ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको उसके .org पे मिल जाएंगे, वो आप लिखोगे तो वो आपकी यूआरएल रीराइट हो जाएगी। यहाँ से हम न्यूमेरिक भी कर सकते हैं,
न्यूमेरिक करेंगे तो आर्चाइव लगेगा और उसके साथ आईडी लग जाएगा। अगर मंथली करेंगे तो मंथली पहले हमारा आ जाएगा ईयर, फिर मंथ, फिर हमारा पोस्ट का नाम। अगर हम डे नेम करेंगे तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, ईयर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा और फिर डे आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट फिलहाल हम डेवलपिंग में हैं, हम बाय डिफॉल्ट इसको टिक करेंगे एंड पे चेंज करेंगे जब हमारी साइट कंप्लीट हो जाएगी। हमें अभी तो लोकल पे है ना, अभी हमें क्या यूआरएल एडिटिंग की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये मैंने रूट का अपना बना लिया, हमने यहाँ पे ये किया था। ठीक है, वर्ल्ड प्लस का ये सारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने फाइलों को नहीं छेड़ना होता, जो फाइलें हमने नहीं एडिट करनी वो आप नोट कर लो, wp admin, wp include, बस इन फाइलों को हम एडिट नहीं करते, ना इनको एडमिन को और wp include को। और इन सब में हम जो बाहर हैं इन सब में हम एडिट कर सकते हैं wp config को और wp content को। नजर आ रहा है ना कंटेंट में, कंटेंट ये मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें क्या हमारा है। wp config में क्या है, हमारी डेटाबेस की डिटेल होती है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे इसको मैनेज करते हैं। कंटेंट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता लेता हूँ। एडमिन में क्या है, ये एडमिन में हमारा ये जो एडमिन पैनल आपका चलता है ना, वो एडमिन का सारा स्ट्रक्चर आ रहा है। इंक्लूड में क्या है, ये इंक्लूड में इसकी कुछ लाइब्रेरी हैं जो एडमिन में यूज होंगी और जो कंटेंट में यूज होती हैं। तो हम क्या है, हम ना एडमिन को छेड़ते हैं ना इंक्लूड को छेड़ते हैं, बाकी जिनको हम एडिट कर सकते हैं wp config और wp content, हमारा कंसर्न इनसे है। अगर आप इनको एडिट भी कर लोगे ना, कल को वर्ल्डप्रेस का अपडेट वर्जन आया तो आपकी ये जब अपडेट करोगे ओवरराइट हो जाएगी, आपकी सारी कोडिंग जाया हो जाएगी। इन चीज़ों को एडिट करने के तरीके होते हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कोडिंग में जाते हैं। इन चीज़ों को एडिट करने के तरीके हैं जो कोडिंग के जरिए होते हैं, हम नहीं करेंगे क्योंकि वो कोडिंग लेंथ चले जाएगा। हमारा कंसर्न वर्ल्डप्रेस से है। अब ये देखो इसने एचटीएसएस खुद ही क्रिएट कर दिया। अच्छा जी, अब आ रहा है wp कंटेंट। wp कंटेंट में क्या है, wp कंटेंट में प्लगइन है और थीम है। इसी तरह wp कंटेंट में एक अपलोड का भी होता है। मैं एक चलो फिर बाद में करते हैं। प्लगइन्स में क्या है, जहाँ पे हमारे प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे। बाय डिफॉल्ट वर्ल्डप्रेस में एक होता है किस्मेंट, एक हेलो होता है, ये दो प्लगइन होते हैं। किस्मेंट किस लिए, ये स्पैमिंग के लिए, स्पैमिंग से रोकने के लिए यूज किया जाता है कमेंट सिस्टम के। तो हम वर्डप्रेस के तो कमेंट सिस्टम हमने बंद खत्म कर दिए, हम इसको डिलीट कर देंगे डैशबोर्ड से। ठीक है, हेलो वर्ल्ड एक कैसे सिंपल सा प्लगइन है, इसको हम यूज नहीं करते। ये सिर्फ आपको अभी ये सिर्फ यहाँ तक आपको समझ आ गई कि यहाँ पे आपके प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं। आप जो भी प्लगइन इंस्टॉल करोगे, लाइक आपका प्लगइन का फोल्डर क्रिएट होगा, उस फोल्डर के प्लगइन के अंदर फाइलें होंगी। ठीक है, प्लगइन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन बाद में जब प्लगइन को आप एडिट करोगे, अपडेट करोगे सॉरी, तो वो प्लगइन दोबारा अपनी असल कंडीशन में आ जाएगा, आपकी एडिट वाली फाइलें ज़ाया हो जाएंगी। लेकिन हम एडिट प्लगइन को भी नहीं करते, उसको भी करने का तरीका होता है। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ आ गई आपको? आगे थीम, ये देखो वर्ल्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 थीम होते हैं, ये वाले बाय डिफॉल्ट ये थीम है। हम इसमें और थीम कर सकते हैं, आप जो भी नया थीम करोगे यहाँ पे इंस्टॉल होता जाएगा। आप एक साइट पे एक थीम चला सकते हो। अगर आपने कोई प्रीमियम थीम किया ना, तो आप एक साइट पे एक थीम, मतलब उस साइट के लिए एक थीम चला सकते हो, क्योंकि आपने जो पेजेस स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ है ना, वो उस थीम को यूज करते हुए बनाया है। आप कल को कोई दूसरा थीम करके कहो जी मैंने बच्चे बनाए, थीम चेंज कर देता हूँ, नहीं, आपको डाटा भी उस थीम के हिसाब से डालना पड़ता है। ठीक है, वो उसने अपने कोडिंग की होती है। बातचीत करें भाई, आप कंफ्यूज है, यही है, एक साइड बन सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ आ गया? एक मिनट भी काम करना। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये प्लगइन्स हैं। हम चाहें तो ये प्लगइन यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर दो, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बताता हूँ, दोनों आप यहाँ से
असल जो जो काम करना जिन्हें आ जाता है ना, वो पीछे से वर्डप्रेस को ही नहीं यूज करते रहते। लाइक मैं अभी प्लगइन नहीं है क्या था लोकल होस्ट, ये प्लगइन्स है। अब हम प्लगइन्स पर जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें प्लगइन जो जो हमारे इस फोल्डर में प्लगइन है वो हमें शो करा देगा। ये देखो, आप यहाँ से डिलीट करोगे, यहाँ से वो डिलीट कर देगा। और अगर आप यहाँ से भी डिलीट कर दोगे तो बेस्ट है, कोई मसला नहीं। ये भी प्रोफेशनल तरीका है, बल्कि अच्छा तरीका है। आपको काम करना है भाई, आपसे कोई आप यहाँ से ऐड करना तो सबको ही आता है, यहाँ से ऐड करने वाली बात है ना। ठीक है, यहाँ से आप रिफ्रेश करो, आपको ये प्लगइन्स नहीं नजर आएंगे। हमने ये प्लगइन दोनों ही नहीं चाहिए थे, ये बेकार, हम नहीं करते। ठीक है, इसी तरह हम थीम्स को करते हैं। थीम्स में हम क्या करते हैं, थीम्स में चले जाओ। अभी हमारा कौन सा थीम चल रहा है, थीम्स में आ जाओ। थीम्स में ये कल बताना है, ये अभी प्लगइन मैंने वैसे ही बताया। तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 2016। यहाँ पे 2016 कौन सा है, ये वाला है। तो बाकी दोनों हमारे बेकार हैं, आप इन दोनों को यहाँ से डिलीट करें। सर उनको चलाना हो तो क्लिक करें, यहाँ से अगर यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, एक्टिवेट कर दें तो यहाँ से अगर चलाना है। लेकिन हमने क्या डिलीट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक थी सिर्फ। ठीक है, ये वाला जो तरीका बताया ये भी प्रोफेशनल है, इसमें ये बल्कि अच्छी चीज़ है। कल को कोई आपसे काम कर रहे हो, वो यहाँ से थीम इंस्टॉल करते हैं तो यहीं से करते हैं, आपको भी हाँ यहीं से करते हैं, वो आपको ये करके दिखाए तो फिर आप क्या कहोगे। ये भी बेस्ट तरीका है। अब डिलीट करने का तरीका क्या है? डिलीट करने का, इंस्टॉल करने का भी यही तरीका है। इंस्टॉल तो कल करना है ना, थीम आज करा चाहते तो आज ही थीम इंस्टॉल करा दो। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है। आप लोगों को मैंने यहाँ से डायरेक्टरी भी समझा दी है। हमारा डायरेक्टरी से कंटेंट है और WP कंटेंट, बाकी हमने किसी फाइल को एडिट नहीं करना। पीछे डैशबोर्ड में हम किसको अभी आज हमने किया, सेटिंग्स को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई बात पूछनी, थीम इंस्टॉल करना है तो 2 मिनट लगने हैं, करवा दूँ या कल नेक्स्ट लेक्चर क्लास है नहीं, अब मंडे 2 मिनट लगने हैं कहते हो तो अभी करवा दें ताकि अभी सिर्फ थीम इंस्टॉलेशन करा देता हूँ, थीम की सेटिंग नहीं कराऊंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम थीम की सेटिंग वगैरह पढ़ लेंगे। मैंने आपको फ्री थीम की वेबसाइट बताई थी, एफ थीम्स। हम एफ थीम्स पे जाएंगे। यहाँ से आप अपनी मर्जी के कोई भी यहाँ से कैटेगरी वाइज भी ले सकते हो। मैंने जो यूज करना है वो ये करना है, क्योंकि मैंने एक दफा साइट इस पर बनाई है, तो मैं आप चाहता हूँ कि मेरा जो है ना काम बचे। वो आप लोग किसी और पर बना लो, मुझे भी आप लोग जिस पर मर्जी बना लो। यहाँ से आप लोग जो सा मर्जी ले लो। मैंने यहाँ से लेना है शॉप प्लस, ये वाला लेना है। मैंने ये थीम लिया। यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ, थीम के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। नीचे एंट्री ये तो सारे आ गए ना, बाय डिफॉल्ट में सारे दिखाता हूँ। थोड़ा सा थीम समझा देता हूँ आपको, बेस्ट है। थीम इंस्टॉल भी हो जाएगा, थीम समझा भी देता हूँ। आप ये थीम देख रहे हो। इस थीम में क्या है, इस थीम में 2 मेन्यू है। एक मेन्यू आपका ऊपर है, एक आपका लोगो का है, एक मेन्यू इसने ये दिया और इसने आपको यहाँ पे बैनर लगाने का ऑप्शन भी दे दिया। इस थीम में देख रहे हो ये स्लाइडर छोटा है और ये आपकी एक साइड बार दी है उसने। ठीक है, ये एक साइड बार, ये जो आपकी थीम के, या आपका स्लाइडर पूरा होगा, कंटेंट एरिया यहाँ पे होगा, साइड बार यहाँ से शुरू हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया, थीम को छोटा कर, स्लाइडर को छोटा कर दिया, तो आपकी साइड बार ऊपर से शुरू कर दी है। ये आपकी साइड बार है, इसे हम क्या कहते हैं, साइड बार। ठीक है, नीचे आप आओगे तो इसे हम क्या कहते हैं, फुटर। ये फुटर, इसे हम कहते हैं फुटर एरिया 1, फुटर एरिया 2, फुटर एरिया 3। ये इस थीम में 3 बने हुए हैं बाय डिफॉल्ट। आप प्रीमियम कोई अच्छा थीम करते हो, वीडियो पे ध्यान रखना भाई, रुकनी नहीं चाहिए। आप प्रीमियम थीम को करते हो तो उसमें वो आपको ये मल्टीपल दे देता है।
कि आपने 2 दिखाने हैं तो आप 2 दिखा दो, आपने यहाँ पे 4 दिखाने हैं तो आप 4 दिखा दो, आपने 3 ऊपर दिखाने 3 नीचे दिखाने, इस तरह कर लो। वो आपको ऑप्शन देता है। क्या चीज नीचे लिखना है? फुटर, ये फुटर बढ़ाने के ऑप्शन देता है। पार्ट्स बना रही ना उसके। ये 3 तो फिक्स हैं। ये फुटर का मतलब है ये सेक्शन है, मैं ये चीज़ें नहीं कह रहा। ये चीज़ नहीं, Section? मैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इस सेक्शन में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप नहीं पिक की बात। कोई है सवाल तो पूछ लो, कंफ्यूज हो। ठीक है, यहाँ पे अब ये थीम देखो, इस थीम में क्या हुआ, फुल स्लाइडर आ गया, मेन्यू भी 2 हैं। यहाँ पे उसने फेसबुक दे दी, यहाँ उसने नहीं दिया था शायद, या नहीं दिया, इस थीम ने दे दिया। उन्हें कहा आप फेसबुक शेयरिंग पे लगा दो, उसने स्लाइडर फुल दे दिया, लेकिन अब उसकी साइड बार कहाँ से यूज हो रही, स्लाइडर के बाद हो रही है। ये देखो, बिल्कुल दूसरा थीम हाँ स्टाइल है ना, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के थीम पड़े हैं। अब यहाँ पे देखो, है। इसके और इसका डिजाइन और करा है, इसकी 2 साइड बार है। एक छोटी और यहाँ तक आपको, यहाँ तक ये देखो, यहाँ तक मैंने आपको एक थीम की तो समझा दी ना, इसी को नोट करो। अब ये फुल स्लाइडर वाला थीम है। जी सर। कई थीम ऐसे होंगे जिनकी 2 साइड बार होगी, लेफ्ट पे भी होगी, राइट पे भी होगी। कई में क्या होगा, स्लाइडर ऊपर ही, आप स्लाइडर फिलहाल ऊपर ही है। कई में क्या होगी, 2 साइड बार है, एक साइड बार अभी राइट पे आ रही है, हो सकता है उसकी यहाँ पे लेफ्ट में हो, सेंटर में कंटेंट हो, वो बुरा लगता है। कई थीम ऐसे होंगे जिनकी दोनों साइड बार है लेफ्ट में हो जाए, वो कंटेंट को राइट पे डिटेल देगा, कंटेंट यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये भी बुरा लगता है। कई थीम क्या होंगे जिनके दोनों साइड बार राइट पे होंगे। इस थीम की बात कर रहा हूँ, और प्रीमियम थीम में भी लोगे तो उसमें भी आपको वो ऑप्शन देता है कि आपने साइड बार कैसे दिखाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप एक साइड बार यूज कर या 2 यूज कर, लेकिन दोनों इकट्ठी नहीं यूज कर सकते, मतलब दोनों साइड बार यहाँ दिखा दो, कंटेंट को इतना सा कर दो, वो बुरा लगता है। ठीक है, दोनों जिसमें मतलब दोनों यहाँ पे साइड बार लेफ्ट एक ही यूज करनी है एक ही है। ये देखो, ये बुरा लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है, फुल है आपकी वेबसाइट फुल। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि थीम, हर थीम के डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मैंने 2 थीम दिखाए थे ना, उसमें स्लाइडर छोटा था, साइड बार ऊपर जुड़ी, हर थीम की अपनी मर्जी है। आप यहाँ से जोन सा आपको पसंद आता है आप कैटेगरी वाइज ले लो, लेकिन आपने थीम वो लेना है जिसके अंदर ब्लॉग भी हो और शॉप भी हो। यहाँ पे जिस तरह मैंने अब यहाँ पे एक थीम लिया था शॉप प्लस, इस थीम में क्या है, इस थीम में ब्लॉग भी बना हुआ है, और इस थीम में देखो 2 मेन्यूज, एक टॉप है और ये साइड बार है। इस थीम में यहाँ पे आप देखो उसने शॉप भी दिया, आपने भी वही थीम लेना जिसमें शॉप का ऑप्शन है, वरना आपका वो कमरा सही नहीं चल रहा। हम पहले बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपने इसी के ऊपर दूसरी साइड भी शुरू करनी है, इसलिए थीम भी पहला वही लो। ये नहीं मैं थीम नहीं चेंज कराऊंगा ना फिर। ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या जी, ये थीम हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ये हम कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। अब थीम इंस्टॉलेशन के 2 तरीके हैं। आप अपीयरेंस में यहाँ थीम्स में आ जाओ, यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है ऐड न्यू, आप ऐड न्यू करो, ओके डाउनलोड। यहाँ से देखो, यहाँ से वो वर्डप्रेस की अपने थीम भी यहाँ से दे देगा। हमने यहाँ से नहीं लेना, हमने जो मैंने आपको तरीका बताया वो ले लेना। बाहर में अपना कोई अगर साइट बनानी है और सैंपल के लिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है अपलोड थीम, आपने इस पर टिक करना है। यहाँ से वो कह रहा है चूज फाइल करो, यहाँ से हम इस फाइल थीम को चूज करेंगे और इसको करेंगे इंस्टॉल नाउ। अब यहाँ पे वो कह रहा है लाइव प्रीव्यू ले लियो या एक्टिवेट कर दो, हम इसे क्या करेंगे, एक्टिवेट। आप एक्टिवेट करोगे और अब इसको लाइव साइट को विजिट करो तो आपका थीम इंस्टॉल हो गया, या कुछ ये लो थीम इंस्टॉल हो गया, ये साइट बन गया, फुटर भी हम फुटर बनाएंगे उसका। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, पहले मैं यहाँ से अब थीम डिलीट करूँ, इसके अंदर थीम चेंज कर लेते हैं। ये थीम सेटिंग, इस थीम की अपनी सेटिंग है, ये देखो पहले नहीं था ना यहाँ पे ये कोई ऑप्शन ऐसा, लेकिन इस थीम ने अपना ऑप्शन दे दिया, अब नेक्स्ट क्लास में होगा। हम इसको एक्टिवेट करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन बनाने लगा हूँ।
इसको यहाँ से हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैंने वहाँ से फोल्डर भी डिलीट कर दो तब भी आपका डिलीट हो जाएगा ये थीम। यहाँ से डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से भी आपका थीम डिलीट हो गया। डायरेक्टली इंस्टॉल करना अब मैं आपको डायरेक्टली से बताने लगा कि वहाँ से थीम कैसे इंस्टॉल होता है। यहाँ से थीम गया। अच्छा जी, हम अपना WP कंटेंट खोलेंगे, यहाँ से हम खोल लेंगे अपने थीम का फोल्डर। अब क्या करेंगे, हम इसको खोल लेंगे। यार ये जो है ना, आपने अब ये गौर से देखो, ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये थीम की फाइलें हैं। आपने ये फाइलें नहीं उठानी, ये बात नोट कर लो, फाइलें नहीं उठानी आपने, फोल्डर उठाना। आप इस फोल्डर को ड्रैग करके इधर आ, ये आपका फोल्डर हो गया। अब आप वापस इसको रिफ्रेश करो, वो थीम आपका आ ये गया। आप जो रीडायरेक्टिंग में कर रहे हैं ना? हाँ जी, मैं इट से कर रहा हूँ, मेरा मैंने नहीं रूट से कर रहा हूँ, मैंने रूट में रखा, रूट से डायरेक्टली रूट डायरेक्टली। ये आप अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज हो भाई। अच्छा ये क्या मैंने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था ना, तो मैंने भाई ये सारा कुछ देखो, ये मेरा जो है ना लोकल वेब में पड़ा हुआ है, आपका तो ये फोल्डर ई में पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी ऐसे ही है, डायरेक्टली चेंज करें, बाकी चीजें सेम है, बाकी कोई कंफ्यूज ना हो आपकी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई, थीम इंस्टॉलेशन समझ आ गई। कोई इसके अंदर छेड़खानी खुद आप लोग करना चाहते हो तो शौक से चेक करो भाई, ये कहना अच्छी बात है। जिस तरह भाई ने आज लोगो लगाया है, आप इस थीम के अंदर इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो। कल मैं खुश होऊंगा, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग इसके अंदर थीम सेटिंग करके मुझे दिखाओ। तो सर यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, देखो थीम इंस्टॉल को एक्टिवेट करोगे वो डायरेक्ट यहाँ पे लेगा, शो प्लस थीम ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको सारे तरीका बताएगा। ये आप लोग पढ़ के आओ कि क्या क्या दिया। ये फिर बता रहा हूँ, ये इस थीम की वजह से है, वर्डप्रेस का कुछ नहीं है। कल को आप कोई थीम और करोगे उसमें ये नहीं आएगा, उसका अपना ऑप्शन आएगा, जिस तरह मैंने आपको एक थीम दिखाया था, ठीक है। लेक्चर खत्म करें यार, अब लेक्चर को यहाँ पे बंद करते हैं।